दोस्तों, आज इंडिया में लोगों को विदेशी कंपनीज करोड़ों के पैकेज ऑफर करती है। कई ऐसे भारतीय भी हैं जो विदेशी कंपनीज के सीईओ तक हैं। ये सब हम भारतीयों के एजुकेशन का ही नतीजा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब भारत के लोगों को एजुकेशन एकदम बेकार और फिजूल खर्च लगती थी। आज जहां भारत में लगभग 75% लोग पढ़े लिखे हैं, वहीं एक समय ऐसा था जब भारत देश में 10% लोग भी मुश्किल से पढ़े लिखे थे। लेकिन आज के दौर में विदेशी स्टूडेंट्स भी यहाँ एजुकेशन लेने आते हैं। आजादी के आज तक भारत के एजुकेशन सिस्टम ने बड़ी तरक्की कर ली है। तो चलिए दोस्तों, बिना इधर उधर की बातें करें, हम आज के इस वीडियो में भारत के एजुकेशन सिस्टम और इसमें आए बदलाव की बात कर लेते हैं। दोस्तों, भारत में एजुकेशन सिस्टम में सुधार आजादी के बाद ही हुआ था। दरअसल आजादी के वक्त हमारे देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी, मगर लिटरेसी रेट सिर्फ 18% ही था। जबकि बात अगर महिलाओं की करें तो महिलाओं की हालत तो और भी ज्यादा खराब थी। उस वक्त हालात ऐसे थे कि सिर्फ 11 में से एक महिला ही पढ़ लिख सकती थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1951 में भारत में लिटरेसी रेट सिर्फ 18.3% था, जो 2018 तक आते आते 74.4% हो गया। 2021 के ये आंकड़े के मुताबिक देश में लिटरेसी रेट 77.7% है। वहीं दोस्तों, ये बदलाव महिलाओं की एजुकेशन में भी देखने को मिला था। आजादी के वक्त महिलाओं की लिटरेसी रेट सिर्फ 8.9% ही था, जो कि आज के समय में बढ़कर 70.3% से भी ज्यादा हो गया है। यहाँ तक कि आज के समय की बात की जाए तो लड़कियां एजुकेशन में लड़कों से भी आगे निकल गई हैं। स्वतंत्र भारत में एजुकेशन सिस्टम को सुधारने पर हर सरकार का फोकस रहा है। गांव-गांव तक शिक्षा का स्तर बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसी का नतीजा है कि आजादी के वक्त स्कूलों की संख्या 1.4 लाख थी, जो आज के समय में बढ़कर 15 लाख हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही आजादी के 75 सालों में कॉलेजों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। 1950 से 1951 में देश में सिर्फ 578 कॉलेजेस थे, जिनकी संख्या 42,343 हो गई है। वहीं विश्वविद्यालयों की संख्या भी 27 से बढ़कर 1,043 हो गई है। पिछले 70 सालों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 21 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1951 में जहाँ हिंदुस्तान में सिर्फ 28 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 612 हो गई है। वहीं दोस्तों, आजादी के वक्त देश में 36 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जिनमें एक साल में सिर्फ 2,500 छात्रों को एडमिशन मिलता था। वहीं आज देश में लगभग 2,500 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, 1400 पॉलिटेक्निक और 200 प्लानिंग और आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं, यानी करीब 4100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं। वहीं प्राइवेट कॉलेजों की संख्या तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। आज देश में 23 IITs, 20 IIMs और 25 AIIMS है। देखिए, जब भारत में अंग्रेज यहाँ पर आए थे, उस वक्त इंडिया में एजुकेशन लोगों के लिए उतनी मायने नहीं रखती थी। वो दौर ऐसा था जब हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की अपनी पर्सनल एजुकेशन व्यवस्थाएं थी। हालांकि उस वक्त अंग्रेज चाहते थे कि इंडिया के लोग थोड़े पढ़े लिखे हों, लेकिन उसमें उनका अपना मतलब था। उस समय अंग्रेजों ने भारतीयों की शिक्षा पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया था, और वो इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि देश का शासन चलाने में उनकी मदद करने के लिए भारतीय अधिकारियों को संस्कृत, फारसी और अरबी में परफेक्ट किया जाए और परंपरागत हिंदू और मुस्लिम एलाइट्स में अपनी साख बनाई जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए 1781 में इस्लामी स्टडी मुहैया कराने के लिए कलकत्ता मदरसा बनाया गया और 1792 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। उस समय अंग्रेजों ने सोचा था कि अगर इंडिया के लोग थोड़ा बहुत ही पढ़ लिख लेंगे तो भी काफी होगा, लेकिन आगे चलकर अंग्रेजी शासन के लिए मॉडर्न एजुकेटेड क्लास की जरूरत महसूस हो गई थी। ये वो वक्त था दोस्तों जब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, और तब यूरोप के विज्ञान, कला, अंग्रेजी शिक्षा, इसे ईसाइयत के प्रचार को साधना भी माना गया। उस वक्त इंग्लिश एजुकेशन का उद्देश्य व्यक्तियों के एक ऐसे ग्रुप का निर्माण करना था जो रंग और खून में भारतीय हो, लेकिन उनकी हॉबी, सोच और उनके दिमाग, रहने का तरीका और बुद्धि में अंग्रेज ही हो। एक ऐसे वर्ग का निर्माण अंग्रेज करना चाहते थे जो सरकार और लाखों लोगों के बीच मध्यस्थ यानी कि इंटरमीडिएरीज के तौर पर सेवा दे सके। इसलिए जितना कुछ भी उस समय एजुकेशन में बदलाव आया, वो सिर्फ अंग्रेजों की वजह से ही था। लेकिन असल बदलाव आजादी के बाद आया। दोस्तों, भारत में शिक्षा क्षेत्र में सुधार की शुरुआत एक तरह से तब हुई थी जब 1949 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और 1952 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का गठन हुआ था। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का फोकस सर्कुलम को दुरुस्त करने, शिक्षा के माध्यम और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स और टीचरों के व्यवस्था पर फोकस करना था, जबकि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का स्कूल और माध्यमिक शिक्षा और शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर सुझाव देना था। हालांकि उससे पहले 1945 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का गठन हो चुका था, जिसका मदद तकनीकी शिक्षा पर सलाह देना था। लेकिन फिर भी भारत में असली सुधार 1949 में यूनिवर्सिटी
एजुकेशन कमीशन के बाद ही हुआ था। 1953 में यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स कमीशन यानी कि यूजीसी और 1961 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी का गठन हुआ था। आपको बता दें कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का काम तकनीकी शिक्षा पर सलाह देना, यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स कमीशन का विश्वविद्यालयों को फाइनेंशियल एडवाइस और ग्रांट देना और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का टीचिंग मटेरियल और उसे क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन देना था। 1964 से 66 में आकर एजुकेशन कमीशन ने नेशनल लेवल पर शिक्षा को लेकर कई अहम सुझाव दिए। आपको बता दें कि भारत में शिक्षा के विकास के मकसद से सुझाव देने के लिए पहले आयोगों में से एक कोठारी कमीशन था, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1968 में फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई। इस नीति के तहत माध्यमिक शिक्षा में 3 भाषाओं वाली शिक्षा पर जोर दिया गया, अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा। 18 साल बाद 1986 में इसी शिक्षा नीति में बदलाव किए गए थे। अब शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी पर फोकस हुआ था। इसके अलावा इसमें महिलाएं और अनुसूचित जाति और जनजातियों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसी दौरान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि 1990 के दशक में प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए मिड डे मील जैसे कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य था कि समाज के वंचित वर्गों यानी कि डिप्राइव्ड सेक्शंस के बच्चों को स्कूल तक लाना। और दोस्तों सरकार के इस कदम का अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट भी देखने को मिला था। इसके बाद आपको बता दें कि सर्व शिक्षा अभियान और पढ़े भारत बढ़े भारत ने भी प्राथमिक शिक्षा में काफी योगदान दिया था। इसके बाद साल 2009 में तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव किया गया था और शिक्षा का अधिकार देकर इसे फंडामेंटल राइट ही बना दिया गया था, जिससे हर बच्चे को पढ़ने का हक मिल सके। साल 2020 में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सरकार लेकर आई और इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की जगह इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। इसके साथ ही इस नीति के तहत दोस्तों भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने की मंजूरी दे दी गई और इस संबंध में नियम जारी कर दिए गए। अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भारत में अपना कैंपस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए यूजीसी की ओर से 10 साल की मंजूरी दी जाएगी। इस नए नियम के बाद से ऐसे स्टूडेंट्स को खासा फायदा होगा जो पैसों की कमी की वजह से विदेश जाकर पढ़ने का सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत में कैंपस खुलने वाले ये विदेशी शिक्षण संस्थान टॉप क्लास के होंगे, यानी दुनिया में मशहूर होंगे। भले ही आज इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मजबूत हो गया हो, लेकिन फिर भी आज भी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। चलिए एक नजर डालते हैं उन पर भी। ये हैं चुनौतियां। दोस्तों भले ही आज इंडिया में एजुकेशन की सिचुएशन बदली हो, लेकिन फिर भी हायर एजुकेशन में भी सरकार ने क्वांटिटी पर ज्यादा और क्वालिटी पर फोकस कम रखा है। आज के समय में थोक के भाव में यूनिवर्सिटीज खुली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थिति और भी बुरी है। लोगों ने प्राइवेट कॉलेज तो खोल दिए, मगर फैकल्टी अच्छी नहीं रखी। कई कॉलेजों में अच्छी लैब्स भी नहीं है। कई सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे हैं जहां फीस प्राइवेट स्कूलों से कम है। स्कूल शिक्षा में प्राइवेट सेक्टर ने अच्छा काम किया है, मगर हायर एजुकेशन में ये अभी बहुत पीछे है और यही वजह है कि हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को बाहर विदेशों में जाना पड़ता है। वहीं ऐसे में वो बच्चे तो चले जाते हैं जिनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, पर अभी भी वो बच्चे यही रह जाते हैं जो टैलेंटेड तो हैं पर उनके पास सोर्सेज नहीं है। भले ही अब इंडिया में भी विदेशी यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी, लेकिन आज भी देश में लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनके टैलेंटेड होने के बाद भी उन्हें वो रिसोर्स नहीं मिल पाते हैं। कुछ समय पहले यूक्रेन युद्ध में जब भारतीय छात्र वहां फंसे थे, तो लोगों और सरकारों को पता चला कि इतने सारे भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने विदेश जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में भारत से 13.24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी हायर स्टडीज के लिए विदेश गए थे, जिनमें से सबसे ज्यादा अमेरिका में ही गए थे। आपको बता दें कि अमेरिका जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 4.65 लाख थी। वहीं कनाडा में लगभग 1.83 लाख और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 1.64 लाख और ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1.9 लाख गए थे। अब लगभग 4 करोड़ स्टूडेंट्स हायर स्टडीज में हैं। ऐसे में 13 लाख का आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रेडसियर नाम की कंसल्टिंग फर्म की एक रिपोर्ट हायर एजुकेशन अब्रॉड के मुताबिक 2024 तक विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगभग 20 लाख हो जाएगी। ऐसे में भारत के लिए वाकई में सोचने वाली बात है दोस्तों, और सरकार को इस एरिया में अभी और काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल दोस्तों आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।